हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे साइंस का आपका दूसरा पार्ट है प्राणियों में पोषण। हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा था? पादपों में पोषण। पादप क्या करते थे? प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना स्वयं बनाते थे। अब हम पढ़ते हैं प्राणियों में पोषण। प्राणी मतलब जीव जंतु मनुष्य, जो किस पर निर्भर है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम किस पर निर्भर है? पादपों पर। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पादपों को ही खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, मांस भी खाते हैं और क्या खाते हैं? पादप दोनों को खाते हैं। मनुष्य अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? नहीं, हमको भी क्या करना है? बाहर से सब्जी लानी पड़ती है, आटा गूंदना पड़ता है, फिर हम खाना बनाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण। के प्राणियों को भी क्या है? अपने शरीर की वृद्धि विकास करने के लिए हमारे शरीर के जितने भी जैविक प्रक्रम है, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, इन सब के लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमको क्या होता है? भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आपने 6th क्लास में भी पढ़ रखा है, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और रेशे। ये हमारे होते क्या होते हैं? घटक होते हैं आहार के। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाचन। पाचन क्या होता है? पोषण तो हमने पढ़ा हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जिस आहार को हम ग्रहण करते हैं और उससे जो हमको ऊर्जा मिलती है वो क्या कहलाती है? पोषण। अब पोषण के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाचन, कि कैसे हमको ऊर्जा मिलती है। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमको ऊर्जा कैसे मिलती है? तो ये जितने भी घटक है, जो मैंने अभी आपको 5 घटक बताए, वो कैसे होते हैं? जटिल पदार्थ होते हैं। जो हम उसको लेते हैं तो वो कैसे होते हैं? जटिल। तो हमारा शरीर उन जटिल पदार्थों को क्या कर सकता है? पचा नहीं सकता है। तो उन जटिल अणुओं को किसमें विखंडित किया जाता है? छोटे छोटे सरल अणुओं में विखंडित किया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसको किसमें बदला जाता है? ग्लूकोज में। और उस ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो पाचन की परिभाषा वही है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना, टूटना, क्या कहलाता है? विखंडन। मान लो ये कोई जटिल पदार्थ है, ठीक है, एक ही लेते हैं हम कोई भी, जैसे मान लो ये जटिल पदार्थ है। अब इसको मेरे को क्या करना है? सरल अणुओं में तोड़ना है। तो ये छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा, छोटे छोटे में टूट जाएगा। तो ये जटिल से क्या हो गया? सरल में बदल गया। तो उसको हमारे शरीर को पचाने में क्या होता है? आसानी होती है। और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? पाचन। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? उस प्रक्रम को पाचन। ये पाचन के द्वारा क्या होता है? भोजन में से जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को मिलते हैं। अब वो कैसे मिलते हैं? उसके लिए तंत्र होना चाहिए। जैसे श्वसन के लिए हमारे यहाँ से तंत्र है, तो पाचन के लिए भी एक पूरा तंत्र होगा, तो ही पाचन की क्रिया पूरी होगी। जैसे मनुष्य में पाचन तंत्र होता है, वैसे जंतुओं में भी होता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? पाचन तंत्र नहीं होता, फिर भी वो भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आज हम इस पाठ में तीनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में, जिसमें होता भी है और जिसमें नहीं होता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव। तो ये हमारा किसका चित्र है? मानव पाचन तंत्र का। किसका चित्र है? मानव पाचन तंत्र का। अब इसके अंदर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर पूरा आपका चित्र बनाइए। पूरा ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? मानव का पाचन तंत्र। ये क्या है? मुख है। मुख, हमारा मुख यहाँ पर लिखा है मुखगुहिका। मुखगुहिका मतलब अंदर का भाग, दांत, दोनों दांत का भाग। फिर है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारी जीभ पर। फिर है ग्रसिका। ग्रसिका कौन सा भाग होता है? हमारे गले का भाग, जहाँ पर एक तरफ श्वास नलिका होती है, उसी के पास में कौन सी होती है? ग्रसिका। तीसरा आपका आता है जे के आकार का आमाशय, उसी के ऊपर होता है यकृत, और ये थैलीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये होती है हमारी पित्राशय, जहाँ पर पित्ररस एकत्रित होता है। उसके बाद यहाँ आता है अग्न्याशय। उसके नीचे आपको ये बहुत सारी जो कुंडली दिखती है वो क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत को हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत। क्षुद्रांत को हम छोटी आंत भी कह सकते हैं। और बृहदांत, ये जो बाहर की है, ये बृहदांत क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत। अब क्या है? ये गुदा, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? ये मलाशय, मलाशय के बाद गुदा, गुदा से हम क्या करते हैं? जो अपचित भोजन है उसको क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। अब जैसे मनुष्य मुख से ग्रहण करता है, ऐसी अलग अलग खाद्य विधियां होती है। खाद्य ग्रहण करने की अलग अलग विधियां होती है। कैसे? जैसे हम मुख से भोजन करते हैं, उसको चबाते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अपने शिशु को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, है ना। दूध पीने वाले बच्चे होते हैं। तो कुछ जंतु, जैसे गाय को देखा होगा, वो अपने बछड़े को दूध पिलाती है। हम क्या करते हैं? हमारे मुख से खाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने पादहाप से क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे स्टार फिश है। स्टार फिश कैसी होती है? आप सबने देखा है ना, ऐसे स्टार के आकृति की होती है स्टार फिश।
ऐसे स्टारफिश, तो उसके नीचे का जो कवर होता है वो कैसा होता है, कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वो कवच खुल जाता है, उसका पूरा आमाशय क्या होता है, जब वो भोजन ग्रहण करती है तो उसके शरीर से बाहर आता है, फिर जब भोजन वो ग्रहण करती है तो आमाशय वापस उसके क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। ये क्या है, एक अद्भुत सत्य है, आपको अभी तक ये पता नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र। तो आपको दिख रहा है मुख गुहिका, मुख गुहिका के अंदर क्या चीजें होती है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मुख गुहिका, मुख से शुरू हो रही है, तो मुख गुहिका के अंदर क्या होती है, एक जीभ और दांत होते। दांत भी दो प्रकार के होते हैं, स्थायी दांत और दूध के दांत। आपने पढ़ा है, जैसे आप जब छोटे होते हो फिर बड़े होते हो तो आपके दांत टूट जाते हैं, तो वो हमारे स्थायी दांत नहीं है। एक बार दांत टूटने के बाद जो नए दांत आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी दांत। उसके पहले वाले दांत को हम क्या बोलते हैं, दूध दांत या अस्थायी दांत। ठीक है, अब दांत भी कितने तरह के होते हैं, 4, चौनक, अग्रचौनक, रत्नक और कृदंत। चबाने वाले, फिर पीसने वाले, उसको और छोटा पीसने वाले। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। आगे वाले जो दांत होते हैं जिससे आप काटते हो, कृदंत, उसके पीछे रत्नक, जो आपकी दाढ़ होती है वो चौनक और अग्रचौनक के अंदर आती है। अब आपने ये दिख रहा है, आपके जीभ होती है। अब ये जीभ क्या होती है, पीछे से यहाँ से तो क्या हुआ, जुड़ी हुई है यहाँ से। ये आपकी जो जीभ होती है वो यहाँ से जुड़ी हुई होती है। आगे का भाग, अग्र भाग क्या होता है, ये बाहर वाला भाग स्वतंत्र है, जिससे आप बोल सकते हो। तो जीभ का हमारे मुंह में क्या काम होता है, जो हमारी ग्रंथियां, जैसे ये लाला ग्रंथि है, ये लाला ग्रंथि जो रस को स्रावित करती है, लाला रस को स्रावित करती है, वो लाला रस क्या करता है, जैसे हम कोई सूखा भोजन करते हैं तो उसको लार के साथ मिलाने का काम कौन करता है, हमारी जीभ करती है। भोजन को इधर से उधर, इस साइड से इस साइड लाना, लाला ग्रंथियां होती है जो लार रस स्रावित करती है, उसको उसमें मिलाना। ठीक है, और वो लार क्या होती है, आराम से अगर भोजन गीला हो जाएगा तो आसानी से हमारे उसके अंदर चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो लाला ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, हमारे जीभ के आसपास। अब जीभ के ऊपर क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती है। क्या होती है, स्वाद कलिकाएं। वो स्वाद कलिकाएं क्या करती है, क्या काम करती है वो स्वाद कलिकाएं, हमें स्वाद का पता करवाती है। जैसे आप कभी खट्टा खाते हो तो आपको मुंह में एहसास होता है ना, हाँ खट्टा खाया हमने, ऐसा होता है, फील होता है। कभी मीठा खाते हैं तो हमको मीठा, कड़वा खाते हैं तो वो हमको क्या करती है, जीभ पे जो स्वाद कलिका होती है जो इस साइड में होती है, वो हमको ये चीज़ बताती है कि कौन सी चीज़ कौन से स्वाद की है। तो आपको जीभ और दांत का समझ में आ गया। यहाँ हमने भोजन को चबाया किया। ठीक है, फिर हम आते हैं ग्रसिका में। ग्रसिका आमाशय, अग्न्याशय, शुद्रांत, रदांत, मलाशय, दुर्दांत, यकृत और पित्राशय। इसके अंदर हम कैसे कैसे पाचन होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना हमारा क्या कहलाता है, अंतर ग्रहण कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं भोजन या नली या तो ग्रसिका। इसको हम क्या बोलते हैं, भोजन नलिका। जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया डायग्राम में, तो ये भोजन नली है, ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। अब जो आपने निगला है जो ग्रसिका के अंदर, और ग्रसिका कैसी होती है, संकुचित होती है। संकुचित होना मतलब उसके अंदर मूवेशन होता है ताकि क्या हो, आराम से वो नीचे जाए। ग्रसिका गले एवं वृक्ष से होती हुई ग्रसिका की भित्ति में संकुचन भोजन नीचे की ओर सरकता है। अब ये क्या बोल रहे, ग्रसिका की भित्ति में क्या होता है, संकुचन होता है। संकुचन होना मतलब ऐसे, संकुचन होना मतलब ऐसे उसमें संकुचन होता है, जिससे क्या होता है, भोजन नीचे की ओर सरकता है। अगर ये पाचन तंत्र की संपूर्ण आहार नाल संकुचित नहीं होगी तो भोजन नीचे नहीं जाता। इसीलिए देखो यहाँ लिखा हुआ है, वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। संकुचित होना मतलब थोड़ा मोटा होना फिर वापस पतला होना। यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। यही गति क्या करती है, ग्रसिका में से भोजन को नीचे की ओर लाती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए भोजन को स्वीकार नहीं करता। अब ये क्या बोल रहे हैं, आमाशय देखो आपको ये चित्र में दिख रहा है, जे की आकृति का नीचे ये हमारी ग्रसिका है। देखो ये संकुचन दिख रहा है, जैसे भोजन गया तो ये मोटी हो गई इसकी भित्ति, फिर जैसे वो भोजन है ना इधर आ रहा है तो ये भित्ति वापस पतली हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संकुचन गति।
अब आमाशय के अंदर क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, अगर स्वीकार करते हैं, तो हमको उल्टी होती है। वमन मतलब उल्टी होना। क्यों? क्योंकि यदि वो भोजन हमारा आमाशय पचा नहीं सकता, मंथन नहीं करता, तो वो वापस से बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना आपने देखी होगी बहुत सी, है ना। भोजन के बाद वमन होना मतलब उल्टी होना, या तो वो खराब भोजन हो या हम बीमार हो, तब ऐसा बहुत होता है। तो आपको ग्रसिका का समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब हम देखते हैं आमाशय। आमाशय देखो आपको दिख रहा है, ये मोटी भित्ति होती है। इसके क्या होती है, जो बाहर की भित्ति है वो कैसी होती है, मोटी होती है। और कैसी है, ये थैली जैसी दिख रही है आपको, जे के आकृति की थैली नुमा संरचना, ये क्या है, हमारा आमाशय है। अब यहाँ पर देखते हैं हम आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। कैसा होता है, चपटा होता है। और कौन सी आकृति का होता है, जे का, जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी बताया था, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये पूरे आहार नाल का मुख गुहिका से लेकर गुदा तक में सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका से, देखो यहाँ ऊपर है, एक और कहाँ से जुड़ा हुआ है, ग्रसिका से जुड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पर, ये ग्रसिका से आमाशय जुड़ा हुआ है। तथा दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। शुद्रांत मतलब छोटी आंत। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। अब ये क्या बोल रहा है, आंतरिक स्तर मतलब अंदर की सतह, श्लेष्मक मतलब श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, और पाचक रस, तरह तरह के पाचक रसों को ये क्या करता है, स्रावित करता है। अब ये श्लेष्मक का क्या काम है, ये श्लेष्मक क्या करती है, आमाशय की आंतरिक जो भित्ति होती है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। अगर हम कुछ ऐसा पदार्थ खा लें जो कड़क हो या कोई नुकीला सा कुछ चीज़ हो, तो वो उसकी क्या करती है, भित्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ये श्लेष्मक क्या करती है, उसकी आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, अब जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जीवाणु तो होंगे, तो उनको नष्ट करने का, उन जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथ ही यह माध्यम को कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है। जैसे आपने देखा ना, किसी बच्चों को एसिडिटी हो जाती है, या घर पे आपके किसी को एसिडिटी हो जाती है, तो ऐसा नहीं बोलते कि हमारे को तो पेट में जलन हो रही है। वो किस कारण होता है, यदि अम्ल की मात्रा आमाशय में ज़्यादा हो जाए तो हमको क्या करना पड़ता है, प्रति अम्ल की गोली लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करके आता है, वो लेनी पड़ती है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। अगर अत्यधिक अम्ल होगा तो हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए क्या होता है, इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। पाचक रस, जिसको हम जठर रस भी कहते हैं, तो आमाशय के अंदर कौन से घटक का पाचन होता है, प्रोटीन का। उनको सरल पदार्थों में विखंडित किया जाता है। किसका किया जाता है, प्रोटीन का। तो आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन को जठर से सरल अणुओं में विभाजित किया जाता है। उसके बाद आपकी आती है शुद्रांत। शुद्रांत क्या होता है, हमारा छोटी आंत। ये कैसी होती है, लगभग 7.5 मीटर लंबी। मैंने आपको बोर्ड पे बताया ना, बहुत सी कुंडलियाँ थी, तो ये सबसे लंबी होती है। कितनी होती है, 7.5 मीटर की। अत्यधिक कुंडलित होती है। कुंडलित मतलब गोल गोल ऐसे राउंड और नली है। यह यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। अब ये क्या करती है, जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, यकृत और अग्न्याशय। देखो जैसे आपके यहाँ पर डायग्राम में भी है, ये देखो, ये अग्न्याशय, ये हमारा अग्न्याशय है, ये अग्न्याशय, और ये हमारा क्या है, यकृत है। इन दोनों से क्या करती है, जो जठर रस या रस जो स्रावित होते हैं, पाचन रस, उसको क्या करती है, ये शुद्रांत है। देखो आपको दिख रहा है, बहुत सी कुंडलित आकृति है, बहुत सी, ये प्राप्त करती है और क्या करती है, भोजन को पचाने का कार्य करती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है आपका, इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में कुछ रस स्रावित होता है, उसके खुद के में भी क्या होता है, कुछ रस स्रावित होता है। अब है आपका नेक्स्ट यहाँ पर यकृत, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि। अब ये यकृत कौन से रंग की है, मैंने अभी आपको बताया है, छोटी आंत के ऊपर इस साइड में होती है, आमाशय के पास में यकृत कौन से रंग की होती है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। दाहिनी ओर मतलब दाएं साइड होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत।
यह पित्त रस स्रावित करती है। कौन सा रस स्रावित करती है? पित्त रस स्रावित करती है, जो कौन से एक थैली नुमा संग्रहित होता है। वो थैली को हमने क्या नाम दिया था? पित्राशय। मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, पित्राशय था उधर। उसमें क्या होता है? पित्त रस जो यकृत स्रावित करती है वो वहाँ पर जाकर एकत्रित होता है। और ये पित्त रस का क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये पित्त रस किसका पाचन करता है? वसा के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। तो आपने देखा प्रोटीन का आमाशय में हो रहा था, वसा का पाचन कहाँ हो रहा है? हमारा शुद्रांत में। और कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या किया था? मुख के अंदर ही सरल अणुओं में विभाजित करना शुरू किया था। आमाशय हल्के पीले रंग की होती है, अग्न्याशय। अब हमने देखा यकृत के साथ दूसरी एक और थी अग्न्याशय। वो क्या होते हैं? हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। ये भी एक तरह की ग्रंथि है यकृत के जैसे, लेकिन उससे छोटी है, जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। देखा हमने चित्र में, आमाशय के ठीक नीचे होती है। वो कौन सा रस स्रावित करती है? अग्न्याशयी रस। और ये अग्न्याशयी रस किस पे काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पर क्रिया करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि अब जितना भी अपचित भोजन, जितना भी अवशोषित भोजन नहीं हुआ, उन सबका अवशोषण कहाँ पूरा हो जाता है? शुद्रांत के अंदर। इसीलिए शुद्रांत को क्या माना जाता है? सबसे लंबी कुंडली थे, तो यहाँ पर सारा अवशोषण पूरा हो जाता है। जो देखो कार्बोहाइड्रेट जो बच गया हो, जो प्रोटीन बच गया हो, उसके ऊपर भी क्रिया करते हैं वसा के साथ साथ। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांत के निचले भाग में जाता है। निचला भाग हमारा कौन सा था? बृहदांत में, जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। अब आता है कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे। अब कार्बोहाइड्रेट को मैंने आपको पहले ही बोर्ड पे बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलते हैं? ग्लूकोज के अंदर। सरल शर्करा ग्लूकोज के अंदर, वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल के अंदर, प्रोटीन को एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या है? प्रोटीन के प्रकार है, एमिनो एसिड्स कहते हैं। जो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अंदर कौन करता है? ये परिवर्तित कर देते हैं। कौन परिवर्तित कर देता है? अग्न्याशय रस। अब शुद्रांत के अंदर अवशोषण कैसा होता है? अभी देखो आपने सब में पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा आपने किसी में पढ़ा नहीं पढ़ा। अब देखो यहाँ पर अलग से टॉपिक दिया है शुद्रांत में, कि शुद्रांत में अवशोषण कैसे होता है। तो शुद्रांत में पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अब शुद्रांत की भित्तियों में क्या पाई जाती है? रुधिर वाहिका। इन रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है? रक्त बहता है, खून। प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है। कुछ संरचनाएं होती है शुद्रांत में जो उभरी हुई होती है, हमारी उंगलियों के जैसी होती है। कैसी होती है? हमारी उंगलियों के जैसी होती है। वो उंगली क्या करती है? संरचनाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घरोम या रसांकुर। क्या कहते हैं? दीर्घरोम या रसांकुर। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि ये दीर्घरोम और रसांकुर क्या कार्य करते हैं। तो ये दीर्घरोम और रसांकुर क्या काम करते हैं? जो भोजन का अवशोषण होता है उसके तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं? इन दीर्घरोम में भी सूक्ष्म सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। ये उन रुधिर वाहिका क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है और वापस से उनको रुधिर वाहिकाओं में भेज देती है। अब अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमने पहले क्या किया? जटिल को सरल में बदला, लेकिन जो ये दीर्घरोम, रसांकुर या शुद्रांत में जितना भी अवशोषण हो रहा है वो वापस शरीर में जा रहा है, तो वो वापस किस में परिवर्तित हो रहा है? जटिल अणुओं में। और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि स्वांगीकरण क्या होता है? पहले जटिल को सरल में बदलना, फिर पुनः अवशोषित करके जटिल में बदलना, हमारा क्या कहलाता है? स्वांगीकरण प्रक्रम। जैसे कोशिकाओं में हम क्या करते हैं? ग्लूकोज का विखंडन करते हैं। ग्लूकोज के विखंडन से हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब मिलता है। और पहले हम क्या करते थे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज का निर्माण करते थे, और अब हम उसका उल्टा कर रहे हैं। भोजन का वह भाग जिनका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, वो बृहदांत में क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। बृहदांत, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बृहदांत क्या होती है? बड़ी आंत। बृहदांत शुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है और मोटी होती है, लेकिन उसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर, और उसकी कितनी थी? 7.5। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों को अवशोषित करना है। किसको करना है? जल को अवशोषित करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मलाशय में।
तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदापे से हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो बृहदान्त्र के अंदर देखो खाली जल और किसका अवशोषण हो रहा है, खनिज पदार्थों का अवशोषण, लवणों का हो रहा है, लेकिन बाकी जो है वो हम क्या करते हैं, मल के रूप में हमारे शरीर से समय समय पर बाहर। अभी हमने देखा, हमने बुक में पढ़ा, एक एक के हमने कार्य पढ़े, मुख गुहिका से लेके गुदा तक, कि कैसे हमारा भोजन मुख में चबाया जाता है, उसको लार में मिलाया जाता है, कैसे ग्रसिका संकुचित होती है, गले में से नीचे आता है, खाना कहाँ आता है, आमाशय। आमाशय में भोजन क्या होता है, मंथन होता है, जैसे हम छाछ पिलोते हैं वैसे भोजन हमारा किसमें पिलोता है, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर रस होते हैं, कहाँ से आते हैं, यकृत और अग्न्याशय से। यकृत से जो पित्त रस आता है वो किसमें इकट्ठा होता है, थैलीनुमा संरचना पित्राशय के अंदर। उसके बाद हमने देखा शुद्रांश। शुद्रांश सबसे बड़ी हमारी ना लंबी है 7.5 की। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी, अभी हमने पढ़ा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आमाशय जे आकार का होता है। ये बाहर वाली हमारी क्या है, बृहदान्त्र है, 1.5 की है। स्वांगीकरण प्रक्रिया पड़ी, जटिल पदार्थों को किसमें, जटिल को सरल में बदलना, सरल को जटिल में बदलना हमारी स्वांगीकरण प्रक्रिया थी। तो ये पूरा क्या होगा, अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है, टाइम टाइम पर उसको क्या करते, गुदा से बाहर निकालते। तो आपको मनुष्य का पाचन तंत्र आपको समझ में आया, पूरा ये पाचन तंत्र आपका मैंने आप बताया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रूमिनेंट जंतु क्या होते हैं, और जिसके कोई पाचन तंत्र नहीं होता, जिसके अंदर कोई भी तंत्र नहीं होता, ठीक है, एक स्पेसिफिक कोई तंत्र नहीं होता, तो वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो आपका आज का ये जो है इसको नोट डाउन करना है आपको, डायग्राम भी बनाना है, नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।